बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी, जवीज़ा तनख्वाहें न बढ़ाने पर वाईडीए का 10 मार्च से तहरीक चलाने का ऐलान। टॉप स्टोरी, जश्न बहारा के लिए जलानी पाक सर्ज किया, रोशनियों की बरसात में 5 मार्च को इफ्तिताह। हुकूमत टैक्स वापस ले वरना आज लायहा अमल का ऐलान करेंगे। और तजावुज़ात की वजह से आईजी भी ट्रैफिक में फंस गए, ट्रैफिक वार्डन्स पुलिस की सरजनिश। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर रिजवान नकवी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, क्या हाल है आपके? रिजवान, वाईडीए ने दोबारा से तहरीक चलाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि तनख्वाहें अगर ना बढ़ाई गई और डॉक्टर्स का इस्तेहसाल ना किया गया या सर्विस स्ट्रक्चर जो है वो वज़ा ना किया गया तो फिर एक भरपूर तहरीक चलाई जाएगी। ये सिमल 10 मार्च से वाईडीए की जानिब से जो है वो शेड्यूल का इजरा किया गया है कि 10 मार्च से जो है वो अपना स्ट्राइक का शेड्यूल उन्हें दिया है कि लाहौर से वो शुरू करेंगे और पूरे सूबे में जो है वो 30 मार्च तक वक्तन फ़वक्तन जो है उसके साथ ये एहतजाज और धरने और उसके साथ साथ काम बंद रखेंगे डॉक्टर्स। तो ये बड़ी एक हैरानकुन बात है कि डॉक्टर्स को भी इस पे सोचना चाहिए और हुकूमत को भी जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे आना चाहिए कि पहले ही आप देखें हस्पतालों की सूरत हाल क्या है कि हस्पतालों में मरीज़ जो हैं वो बेचारे इलाज के लिए सिसक रहे होते हैं, उनको लुक आफ्टर नहीं किया जाता चूँकि डॉक्टर्स की तादाद की बड़ी शार्टेज है। फिर अगर हुकूमत का यही वतीरा रहा और हुकूमत ने संजीदगी से डॉक्टर्स के जो मुतालबात हैं वो पूरे ना किए और मुज़ाकरात की टेबल पे गवर्नमेंट इनके साथ आके जो वादे वईद इनसे करती है उसको पूरा अगर ना किया गया तो जिस तरह ब्रेन ड्रेन होता है कि जो भी लोग MBBS करते हैं वो बैरून मुल्क की तरफ जो है वो जाने को तरजीह देते हैं, तो जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर में आते हैं वो भी जो है वो बैरून मुल्क जाने की तरफ तवज्जो देंगे और यहाँ पे आपको डॉक्टर्स जो हैं वो ढूंढने से नहीं मिलेंगे। पहले ही बड़ी कम तादाद है जो कि सरकारी हॉस्पिटल्स में है और मरीज़ों को उस तरह से देखा नहीं जाता जिस तरह अब मरीज़ों की जितनी बड़ी तादाद होती है उस तनासुब से डॉक्टर्स की तादाद ना होने के बराबर है। तो एक ही डॉक्टर पे जो है वो ज़्यादा बर्डन होता है। फिर जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट्स को देख रहे होते हैं। प्रोफेसर साहिबान जो हैं वो तो 5 फुट के फासले से जो है वो मरीज़ के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, मरीज़ को हाथ नहीं लगाते। तो अगर वो जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं या यंग डॉक्टर्स हैं जो कि मरीज़ों को देख रहे हैं, अगर सस्ती इलाज की सहूलियात मरीज़ों को मिल रही हैं तो हुकूमत को चाहिए कि उनके जो मुतालबात हैं उन पे जिस हद तक अमल किया जा सकता है उसको तो मानना चाहिए। तो 15% इनका मुतालबा है जो सेहत के बजट में डिडक्शन की गई है, कटौती की गई है, इस पर भी डॉक्टर्स जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। फिर तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा तो बड़ा देरीना मुतालबा है जिस पे हुकूमत जो है संजीदगी से गौर नहीं कर रही। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि डॉक्टर्स को इस एहतजाज से जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए रोका जाए और उनके जो मुतालबात हैं उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि बिल्कुल गलत ना हो तो उनके मुतालबात पूरे भी किए जाने चाहिए। पढ़ी लिखी क्लास है और डॉक्टर्स जो हैं वो आपको पता है कि बैरून मुल्क जाने की जो शरह है डॉक्टर्स की वो बहुत ज़्यादा है। तो इन्हें चाहिए कि इस पे मिल बैठ के इन्हें अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो डील करें और इनके जो मुतालबात हैं, जो इनके रिजर्वेशंस हैं, जो ये बारहा कहते आए हैं कि इनसे गवर्नमेंट वादे तो करती है उनको पूरा नहीं करती। और हमेशा ऐसा ही होता है कि बहुत सख्त एहतजाज भी किए जाते हैं इनकी तरफ से। आपको याद होगा एक दफ़ा भूख हड़ताली कैंप लगाया गया था और काफ़ी रोज़ तक जो है वो जारी रहा था। हेल्थ डिपार्टमेंट की अगर हम बात कर लें रिजवान, आप भी जानते हैं कि ना तो हमारे पास कोई हेल्थ मिनिस्टर है, ना कोई लुक आफ्टर किया जा रहा है। अब डॉक्टर्स अगर ये मुतालबात रख रहे हैं उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा, वादे कर दिए जाते हैं, दैट मीन्स कि वो मुतालबात जो है वो मानने के काबिल है, वो पूरे नहीं हो पाते। ये हुकूमत की नाअहली है और अगर डॉक्टर्स एहतजाज पे चले गए तो फिर बेचारे गरीब आवाम का क्या होगा? सिविल बारहा हम अपने प्रोग्राम्स में ये बातें डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरजीहात शायद हेल्थ सेक्टर नहीं है। गवर्नमेंट की तरजीहात जो है वो ट्रांसपोर्टेशन है, वो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हैं या जो ट्रांसपोर्टेशन के मनसूबाजात गवर्नमेंट जो है उन पे फोकस किए हुए है। ये आम आदमी से जुड़ी हुई चीज़ है कि आम आदमी जो है उसको पहली चीज़ जो उसकी बुनियादी ज़रूरियात में है वो सेहत है, एजुकेशन है। तो सेहत डॉक्टर के साथ जुड़ी हुई है कि अगर आप डॉक्टर को जो है वो साइकोलॉजिकली मुतमिन नहीं रखेंगे, उसके मुतालबात जो जायज़ मुतालबात हैं उसको तनहा जो वो मुतालबा कर रहे हैं
आपने अगर उनसे वादे भी किए हैं कि हम आपको आपके मुतालबात के मुताबिक तनख्वाहें देंगे, तो वो बिल्कुल जैसे आपने बात की कि वो मुतालबात ऐसे नहीं हैं कि उन्हें माना ना जा सके। तो अगर आप मानते भी हैं, मुज़ाकरात की टेबल पे उनसे कमिट भी करते हैं, उसके बाद आप पूरा नहीं करते, तो वो अपनी जगह पे जो है वो दुरुस्त हैं। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि डॉक्टर्स भी थोड़ी सी नरमी का मुज़ाहरा करें, चूँकि इससे पब्लिक को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। गवर्नमेंट का तो कुछ नहीं जाएगा। वो आम आदमी जो कि प्राइवेट डॉक्टर को अफोर्ड नहीं कर सकता, प्राइवेट डॉक्टर जो है वो हाथ लगाने का या मशवरा देने का 1000 रुपया लेता है कम से कम, तो आम आदमी जो है वो प्राइवेट हस्पताल की तरफ तो जाता नहीं है। उसके लिए आ जाके यही सरकारी हॉस्पिटल रह जाते हैं। यहाँ पे वो अपनी वैसे तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि वो जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, वो बेचारा बीमारी की हालत में भी तब तक हस्पताल का रुख नहीं करता जब तक वो बिस्तर पे नहीं लेट जाता, जब तक वो चलने फिरने से बिल्कुल कासर नहीं हो जाता। तो ऐसे लोग जो कि हस्पतालों की तरफ आते हैं, वो भी बेचारे उस तरह से उन्हें ट्रीट नहीं किया जाता, चूँकि तादाद बड़ी कम है डॉक्टर्स की। तो फिर ऐसी सूरत हाल में अगर स्ट्राइक पे जाएंगे तो ये तो बड़ी मरीज़ों के लिए बड़ी एक बुरी खबर है, और पेशेंट्स जो हैं उनका कौन पुरसाने हाल होगा, कौन देखेगा उन्हें। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से हुकूमत को इसका सख्त नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वार्निंग जारी कर दी है कि हम लेकिन हुकूमत जब तक कुछ होता नहीं है, जब तक बात पीक तक नहीं जाती है, हुकूमत बॉदर ही नहीं करती है उसको एड्रेस करने के लिए। खबरें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जश्न बहारां को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि जलानी पार्क में मनाया जाएगा और 31 मार्च तक, यानी कि पूरा एक महीना जो है इसकी सेलिब्रेशन जारी रहेंगे। बिल्कुल सीमल, इसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं PHA की जानिब से, और कल भी खासा रश था चूँकि छुट्टी का दिन था, और वहाँ पे जो स्टॉल्स लगाए गए थे, उसके अलावा जिस तरह से सजाया गया था जलानी पार्क को, अहलियान लाहौर की बड़ी तादाद थी जो कि वहाँ पे मौजूद थी, और लोग वहाँ पे जो है वो इस माहौल से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए, अपनी छुट्टी को एंजॉय करने के लिए वहाँ पे मौजूद थे। और 5 मार्च से इसका मेले का इफ्तिताह होगा, और जश्न लाहौर जो है ये 31 मार्च तक जारी रहेगा। तो ये बड़ी अच्छी रवायत है, चूँकि लाहौर बागात का शहर है, मेलों ठेलों का शहर है। माजी में आप जाएँ तो माजी में देहाती माहौल में आप देखें तो देहातों में मेले हुआ करते थे साल बाद, तो लोगों को वो तारीख़ जो है उसका इंतज़ार रहता था कि इस तारीख़ को मेला लगना है, और उसकी तारीखें उस तरह से रखी जाती थी कि जब किसान की फसल पक के तैयार हो चुकी होती थी, उसकी जेब में पैसा होता था, माल वो आड़ती को दे चुका होता था, उसके बाद पैसा उसके पास होता था, अपने बच्चों को लेके उसको तफरीह के लिए लेके जाता था। तो तब शायद सोसाइटी में इतनी घुटन नहीं थी, इतनी फ्रस्ट्रेशन नहीं थी। अब तो इन मेलों ठेलों की ज़रूरत जो है वो इस तरह के मेले ठेले और जश्न जो हैं वो हर माह होने चाहिए। तो चूँकि इतनी घुटन है, और आपको याद होगा कि पिछले साल भी लाहौरियों ने इसको खूब इंजॉय किया था, और हमारे पास वैसे ही एंटरटेनमेंट के ज़राए बहुत कम है जहाँ पर जाकर हम थोड़ा रिलैक्स कर सकें, फैमिली और बच्चों के साथ जा सकें, और बड़ी रंगारंग तकरीब होती है ये, और बड़ा एक रश देखने में आता है मुसलसल। बिल्कुल सीमल, ऐसे ही है कि जो जिस सोसाइटी में एंटरटेनमेंट ख़त्म हो जाए या कम हो जाए, वहाँ पे जो है वो लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये एक फितरी सी बात है। तो यहाँ पे अच्छी फ़िल्म तो चलें, बड़ी बात है कि अब फ़िल्में बनना शुरू हो गई हैं, लेकिन माजी में आप जाएँ तो पिछले 10 सालों में आपको अच्छी फ़िल्म नहीं नज़र आती कि अच्छी फ़िल्म बनती हो। तो जो लोग एंटरटेनमेंट से दूर होते हैं वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद जो है आप एहतजाज, मार धाड़ और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जन्म लेती हैं। तो ये बड़ी एक खुशाइंद बात है कि जश्न बहारां जो है वो मनाया जा रहा है, और इसकी रंगारंग तकरीबात जो हैं वो 31 मार्च तक जारी रहेंगी, और इसमें नामवर फ़नकार भी यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, जिनको देखने के लिए जिस तरह गुज़श्ता साल भी एक जमे गफ़ीर था, लोगों का बहुत बड़ा रश था जो कि यहाँ पे मौजूद थे। तो इस साल उम्मीद है कि PHA ने उससे भी बेहतर इंतज़ाम किए होंगे, और लोगों की बड़ी तादाद है जो कि इसकी मुंतज़र है और इंतज़ार कर रही है, और वो लोग यकीनन यहाँ पे आएंगे और इन्जॉय करेंगे। और शायद इन मेलों का दायरा कार जो है बढ़ाने की ज़रूरत है, और ये इस तरह हर महीने में कुछ ऐसी एंटरटेनमेंट की कोई ऐसी चीज़ें जो कि हुकूमती प्लेटफार्म से हों, ताकि लोगों को सस्ती तफरीह के मौके मुयसर आएँ और लोग अपने बच्चों को लेके यहाँ पे आएँ। और लाहौरियों को भी चाहिए कि इन मेलों ठेलों की रौनक बढ़ाएँ आके, और इसको एंजॉय करें। लेकिन ऐसी चीज़ें रश में जो है वो इंतज़ामात कभी कभी जो है धक्कम पेल चाहिए। बहुत बहुत सही बात की आपने। अगली हमारी टॉप स्टोरी, हुकूमत टैक्स वापस ले वरना आज का लाइहा अमल जो है, आज उस लाइहा अमल का ऐलान करेंगे। केबल ऑपरेटर्स ने जो है वो दे दिया है।
ये सिमल पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, जिस तरह के हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी पूरे सूबे में जो है लाहौर समेत सूबा भर में ऐसे कारोबारी हाथों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे। तो केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ भी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई थी, जिसपे केबल ऑपरेटर्स मुतहद हुए हैं और पूरे पंजाब से केबल ऑपरेटर्स ने कल एक इजलास बुलाया था, एक कन्वेंशन बुलाया था अल्लामा इकबाल टाउन रचना ब्लॉक में, जिसमें पूरे सूबे के केबल ऑपरेटर्स थे। उन्होंने मिल बैठ के ये तय किया है कि जो उनके नाराज़ धड़े थे, जो उनके अपने अंदर तफरीक थी, वो भी उन्होंने ख़त्म की है। तो एक तो ये फ़ायदा हुआ पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के छापों का कि केबल ऑपरेटर्स जो हैं मिल के बैठ गए। तो दोनों धड़े कल मौजूद थे वहाँ पे और उन्होंने मिल बैठ के ये तय किया कि वो आज वज़ीर आला पंजाब के पास एक अपना नुमाइंदा वफ्द भेजेंगे, जो कि हुकूमत पंजाब को इस हवाले से कायल करेगा कि केबल ऑपरेटर्स जो हैं वो सस्ती तफरी लोगों तक, टीवी जो है आम आदमी के लिए एक सस्ती तफरी है कि ये वो खिड़की है जो कि दुनिया के अंदर खुलती है। तो आप इससे दुनिया में झांक सकते हैं कि दुनिया में हो क्या रहा है। तो अगर ये उन्होंने इंदिया दिया था कि हम नशरियात बंद कर देंगे तमाम निजी चैनल्स की PTV के अलावा, अगर हमारे कारोबारी अहाते या लूप होल्डर्स जो हैं इनको सरबमोहर किया गया, तो आज वो वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करेंगे। वो पूरी उम्मीद हैं कि वो वोटर भी मुस्लिम लीग नून के हैं। उनका कहना है कि हम तो बड़े कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमारा इतना मार्जिन नहीं है कि हम इस पे 16% या 2%। रिजवान, मेरे ख्याल से हुकूमत को भी सोचना पड़ेगा कि टैक्सेस के बम कब तक गिराते रहेंगे, चाहे वो केबल ऑपरेटर्स हों, एक आम आदमी हो, ताजर बरादरी हो। क्या क्या करना चाह रहे हैं? क्या सिर्फ अपना ख़जाना भरना ही काफ़ी है? आवाम को सहूलत फराहम करना काफ़ी नहीं है? उनकी प्रायोरिटी में ये चीज़ शामिल नहीं है? बिल्कुल सीमल, इस पे हुकूमत को सोचना चाहिए कि एंटरटेनमेंट जो है ये बड़ी ज़रूरी है लोगों के लिए, कि अगर ये जो आप एक मूवी देखते हैं तो उसके बाद आप होप लेके उठते हैं, लोगों के पास सिनेमा जाने का या उस तरह से वो ट्रेंड नहीं है यहाँ पे, तो वो अगर अपने घर में बैठ के जो है वो टीवी पे ड्रामा देख के एक उम्मीद के साथ सोते हैं, तो अगर उनसे ये चीज़ भी छीन ली जाएगी तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन का लेवल जो है उसका आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि क्या होगा। तो ये सस्ती तफरी का ज़रिया तो हैं। अगर गवर्नमेंट को चाहिए कि मिल बैठ के इनके साथ मामला तय करें, ताकि वैसे किसी हद तक कसूर इनका भी है, चूँकि ये वोटर तो नून लीग के ही हैं और ये टैक्स जो है PRA नहीं वसूल कर रही, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये टैक्स लगाए हैं जिसकी कलेक्शन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी कर रही है। वो तो इम्प्लीमेंटर हैं, उन्होंने तो इम्प्लीमेंट करना है, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी, जो पार्लियामेंट तय करेगी वो उन्होंने करना है। बिल्कुल सही। तो ये खुद मुस्लिम लीग नून के वोटर हैं और शेर के ही नारे लगाने वाले हैं, तो शेर अब इन्हें खाने पे तुल गया है। अपने वोटर्स और अपने सपोर्टर्स का हुकूमत ये हाल कर रही है, तो फिर आप सोचें कि जो इनको सपोर्ट अगर नहीं करता, फॉर एग्जांपल ऑपोजिशन के भी अरकान असम्बली भी हैं और उनके हलके भी हैं, तो वहाँ पर ये क्या सलूक करती होगी, इसका एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो नज़र आता है। दूसरी जानिब एक तरफ तो केबल ऑपरेटर्स बेचारे जो है वो एहतजाज करने पर मजबूर हैं और हुकूमत से उनकी सुनवाई नहीं हो रही। आई होप आज उनके मुतालबात जो है मुज़ाकरात कामयाब हो जाएँ। दूसरी जानिब जो ताजरान हैं, पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी नईम मीर ने कहा है कि रज़ाकाराना टैक्स स्कीम में तोसी जो है वो की जाए, मतलब वहाँ भी उन्हें टैक्स के इश्यूज़ हैं। बिल्कुल सीमल, ये इतने टैक्सेस हैं, LDA अलग से टैक्स लेता है, सोशल सिक्योरिटी अलग से लेता है, उसके अलावा एक्साइज एंड टैक्सेशन अलग से लेता है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अलग से लेता है, रिटर्न फाइल का जो एक सिलसिला चला था कि फाइल रिटर्न करें और आपके ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो लागू नहीं होगा। आप यकीन करें वो फाइल समझ नहीं आती अनटिल अनलेस आपने किसी वकील को बिठाया हो, क्योंकि इतने टैक्सेस हैं, इतनी उसकी शिकें हैं कि एक आम आदमी के पल्ले ही नहीं पड़ सकती वो सारी चीज़ें। टैक्स का निज़ाम बिल्कुल सही कह रही हैं आप, पेचीदा है कि इस हद तक पेचीदा है कि जो टैक्स के अपने अफसरान हैं उनके अपने कॉन्सेप्ट्स भी टैक्स से मुतल्लिक क्लियर नहीं है, और सेल्स टैक्स स्पेशली जो है बड़ा पेचीदा है। इस हवाले से जो अपने FBR के अफसरान हैं वो भी ऐसे लोग जो कि ग्रेड 16 में हैं और एक पूरे प्रोसेस से गुजर के ऊपर आए हैं, जो 20-22 साल जॉब कर चुके हैं, उनसे वो चीज़ें समझते हैं, और बड़े कम लोग हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं टैक्स से मुतल्लिक, वरना उन्हें ख़ुद भी पता नहीं है कि इसमें क्या क्या, जब तक आप इन टच नहीं रहते क्या क्या अमेंडमेंट्स उसमें आ रही हैं, तरमीम आ रही हैं, तब तक आप बिल्कुल लाइलम रहते हैं उससे। तो कल नईम मीर ने अंजुमन ताजरान के जो मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ये इसकी तारीख़ में मज़ीद 15 दिन की तोसी की जाए। ये एक रज़ाकाराना टैक्स स्कीम आई थी, गवर्नमेंट ने ऐसे ताजर तबका जो कि टैक्स नेट में शामिल नहीं है, चूँकि 20 करोड़ की आबादी में टोटल जो टैक्स रिटर्न्स जमा होती हैं, जो टैक्स नेट है FBR का वो है 10 लाख। FBR जो है मुल्क का गल्ला उसके पास है, मुल्क का ख़जाना जो है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है, वो अमीन है इसके।
लेकिन एफबीआर का एक ये भी रुख है कि एफबीआर का अपना मुलाजम जो है वो ही टैक्स इवेजन का सबसे बड़ा मुहर्रिक भी वही है, उसकी वजह से ही टैक्स चोरी होती है। एफबीआर के लोग बिल्कुल मार्केट्स का सर्वे नहीं करते, मार्केट्स में नहीं जाते, उसके पीछे पॉलिटिकल मजबूरियां भी हैं, उनकी प्रेशर्स भी हैं। लेकिन बड़े बड़े गोडाउन जो हैं वो भरे होते हैं सामान से, लेकिन वो अपनी रिटर्न में नील की रिटर्न जमा कराते हैं, अपना खसारा जाहिर करते हैं ताजर। वो कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, उनकी कोठियाँ हैं यही अगर आप ये DHA टैक्स का में, निज़ाम गुलबर्ग जो में। है वो आसान बना देंगे, समझने में आसान बना देंगे, तो मेरे ख्याल से अगर चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएं तो आप खुद ब खुद कानून पर अमल दरामद करना शुरू कर देते हो। अगर आप उनके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो जाहिर है वो लोग भी आसानी के साथ जो है वो टैक्स पे करेंगे। हुकूमत का भी फ़ायदा रहेगा, ताजरों का भी फ़ायदा रहेगा। हर चीज़ को कॉम्प्लेक्स करने की मुझे लगता है इस हुकूमत को आदत है। बिल्कुल ऐसे जब ही। तक और पीक तक बात ना पहुंच जाए, जब तक प्रोटेस्ट ना होना शुरू हो जाए, जब तक शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार ना किया जाए, तब तक हुकूमत को ख्याल नहीं आता। ऐसे ही है बिल्कुल सीमन। इसमें आप देखें ये जो अभी गोशवारा आया था रज़ाकाराना टैक्स स्कीम, जिसके हवाले से नईम मीर ने बात की, ये टैक्स रिटर्न कदरे आसान थी, आम जो रिटर्न है उससे काफ़ी हद तक आसान रखी गई थी, एक पेज पे थी ये रिटर्न, इसमें कोई भी अनपढ़ आदमी भी इसको फिल कर सकता है। लेकिन इसके बाद जो है वो ताजरों को बड़ी रिजर्वेशंस थी कि इसके बाद वो शायद सेल्स टैक्स के चक्रों में उलझ के रह जाएंगे, अभी उनको नेट में ले आया जाएगा, जबकि इसके बाद जिसकी वजह से इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से ताजर खुल के इस स्कीम से मुस्तफ़ीद होते नज़र नहीं आ रहे। बल्कि एफबीआर, मैं तो ये कहूँगा एफबीआर ने जो इसकी रज़ाकाराना टैक्स स्कीम के तहत जो कैंपेन चलाई है इसकी अवेयरनेस के लिए, शायद एफबीआर इस स्कीम के तहत इकट्ठे होने वाले टैक्स से इस कैंपेन के खराजात भी पूरे नहीं कर सकेगा। जो तशहीरी मुहिम चलाई गई है एफबीआर की जानब से, या एफबीआर के अफसरों ने जो दूर दराज शहरों के ग्रास रूट लेवल पे जाके मार्केट्स के जो विज़िट किए हैं, उन पे जो खराजात हैं वो भी पूरे नहीं होंगे। चूँकि ये स्कीम जो है ख़ास एक ताजर तबका के लिए थी, फिर इसमें यह था कि आप मैक्सिमम 5 करोड़ पे तक का जो आपके पास इनकम है उसको वाइड कर सकते हैं। ऐसे ताजर जिन्होंने गुज़श्ता 10 साल में एक भी गोशवारा जमा नहीं कराया, तो ताजरों को बहुत सी इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसकी वजह से उस तरह से रिटर्न्स नहीं आई। मजमूई तौर पे अगर रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर की बात की जाए तो रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर में अभी तक जो है कोई 160 के करीब रिटर्न्स जमा हुई हैं, जिससे 1.25 करोड़ के करीब इन्हें रिटर्न महसूलात इकट्ठे हुए हैं। तो ये बहुत थोड़ा हुजम है एफबीआर के एतबार से कि बड़ी कम तादाद है, और शायद लाहौर रीजन का जो आरटीओ है ये पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स जमा करने में कामयाब हुआ है। तो सबसे ज़्यादा वाले का ये हाल है, तो बाकियों का आप देख सकते हैं उनके नज़दीक जो है टैक्स कलेक्शन के एतबार से देखें तो 1.25 करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं है। आप पूरे मुल्क से एक स्कीम के तहत जो है वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। लेकिन इसमें यह था कि ताजरों के लिए जिस हद तक जाके, चूँकि ताजर तबका जो है उसमें सारे नहीं लेकिन ज़्यादा तादाद जो है वो कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको समझाने में बड़ी जो है वो दिक्कत है और समझने में बड़ी दिक्कत है ताजरों को कि आप समझ सकें इन चीज़ों को। वो इसके बाद के असरात से जो है वो बड़े खौफज़दा हैं कि अगर हमने रज़ाकाराना टैक्स स्कीम के तहत अपने गोशवारे जमा करा दिए, हम इसके नेट में आ गए, तो पहले भी वो यही रोना रोते आए हैं कि जो एफबीआर के नेट में आ जाता है एफबीआर उसे ही निचोड़ना शुरू कर देता है। और यही बात है कि जो एक नंबर है जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं, जिनकी रिटर्न फाइल है, वो ज़्यादा होने के बजाय कम होता जा रहा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इतना है, लोगों को समझ नहीं आती। तो इंस्टेड ऑफ दैट वो कहते हैं कि हम अपना हाथ पीछे ही रखें, रिटर्न फाइल जो है वो ना बिल्कुल की आ जाए, जाके बजाय इसके कि चीज़ें आसान की जाएँ, मजीद मुश्किल कर दी जाए। बिल्कुल आ जाके हम और आप रह जाते हैं सैलरीड पर्सन, जो कि जिनकी तनख्वाह से एट सोर्स डिडक्शन होके जमा हो जाती है। और इसमें भी बड़ी एक प्रॉब्लम है, हर महीने जो है वो डिफरेंट रेशो के हिसाब से टैक्स कट रहा होता है। खैर दैट इज़ अनदर स्टोरी। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरें हम डिस्कस करेंगे। कल तजावुज़ात की वजह से आईजी जो है वो ट्रैफिक में फंसे रहे, और फिर जब आईजी साहब खुद फंसे हैं तो उन्होंने खूब सरजनिश की है, पुलिस वालों की भी, ट्रैफिक पुलिस वालों की भी। सिमल आईजी मुश्ताक आम आदमी फंसे कसूर जा रहे थे, तो वो काना के करीब जो है वो तजावुज़ात की वजह से वहाँ पे ट्रैफिक जाम था, जिसकी वजह से वो फंसे रहे, तो उस पर उन्होंने बड़ी सरजनिश की। बड़ी बात है, आम आदमी रोज़ाना इस सौबत को बर्दाश्त करता है, रोज़ाना जो है वो ट्रैफिक जाम का सामना करता है, कई कीमती जानें भी चली जाती हैं, एम्बुलेंसेस फंसी रहती हैं, लेकिन आईजी पंजाब चूँकि आईजी पंजाब हैं, इस वजह से वो सरजनिश कर सकते हैं और अपनी चीज़ों पे फौरी एक्शन अमल दरामद करा सकते हैं। लेकिन आम आदमी जो है उसको तो हक ही नहीं पहुँचता, वो तो शायद इस मुल्क का शहरी नहीं है
कि वो अपने गुस्से का इजहार कर सके तो या आम रियाया है ना। हाँ जी बिल्कुल। किसी की शान में गुस्ताखी हो तो तजावुज़ात हटाने के अहकामात भी जारी कर दिए जाते हैं, पुलिस वालों की सरजनिश भी की जाती है, अक्सर तो मअतली भी देखने में आती है। ऐसे बहुत से वाक़यात भी इस पास में गुजरे हैं। हम लोग हर रोज़ सफ़र करते हैं ट्रैफिक में, उनकी सुनवाई नहीं होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर ये देखा जाना चाहिए कि ये जो तजावज़ात हैं ये तो सोने की चिड़ियाँ हैं यहाँ पे, कि उससे कौन मुस्तफ़ीद हो रहा है। अगर एक शाप है, उसके आगे एक फट्टा है, उसके आगे फिर एक फट्टा लगा हुआ है, तो कौन है जो यहाँ से कलेक्शन करता है। एलडीए क्यों उस पर कार्रवाई नहीं करता, कॉरपोरेशन हरकत में क्यों नहीं आती, इसलिए इंतज़ामिया की कान पे जूं तक क्यों नहीं रेंगती। इसकी वजह यही है कि एक मुकम्मल मेकानिज़म बना होता है तमाम मार्केट्स में, जहाँ से सिस्टमेटिक अंदाज में रेवेन्यू जा रहा होता है ऊपर, इसी वजह से ऑपरेशन नहीं होते। या वक्त कभी कभार जो है, जिस तरह आईजी पंजाब फंसे, तो इन्होंने जब कंप्लेंट की होगी या इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, तो यकीनन इस पे फ़ौरन इंतज़ामिया हरकत में आई होगी। आम आदमी जो है वो तो बेचारा, उसकी रसाई नहीं है कि वो किसको कंप्लेंट करे, किसको अपना दुख सुनाए कि जी मैं इस जहनी सोबत से गुजर रहा हूँ। लेकिन आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, किसी भी मार्केट का आप विज़िट करें, वहाँ पे आपको तजावज़ात की भरमार नज़र आएगी। उसके पीछे लाजमन माफियाज बैठे हुए हैं, जो कि जब आप एक पॉलिटिशियन का जलसा करते हैं या उसकी कॉर्नर मीटिंग पे अखराजात करते हैं बतौर यूनियन लीडर, तो फिर आप बतौर पॉलिटिशियन, बतौर एमपीए उस अपने यूनियनिस्ट से नहीं पूछ सकते कि भाई आप तजावज़ात करवा रहे हैं यहाँ पे अपनी मार्केट के अंदर। तो जाहिर है जब वो आप पे खर्चा कर रहा होता है, आपके पीछे इन्वेस्टर होता है, तो आप उससे कैसे पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है। और अगर इस शहर से तजावुज़ात ख़त्म हो जाएं तो एक बड़ी परसेंटेज जो है वो मसाइल की ख़त्म हो जाएगी। शायद शहर का सबसे बड़ा मसला जो है वो तजावुज़ात है। शहर की खूबसूरती जो है वो तजावुज़ात ने बिल्कुल ख़त्म करके रख दी है। इतनी अच्छी कुशादा सड़कें जो हैं उनसे गुजरना मुहाल है तजावुज़ात की वजह से। रोड्स उनके बिल्कुल बीचों बीच जो है पार्किंग स्टैंड बने हुए हैं, वहाँ पे रेड़ियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पे खाबों के स्टॉल्स लगे हुए हैं। बिल्कुल होना चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको अलग से जो है वो जगह मुख्तस करे, या की हुई हैं गवर्नमेंट ने, तो वहाँ पे ये करें। तो आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं एक ऐसी जगह पे खड़े होके जो कि पब्लिक प्लेस है, जो कि लोगों के लिए गुजरगाह के तौर पे मुख्तस है। आप वहीं पे अपना कारोबार कर रहे हैं, तो लाजमन इस कारोबार के पीछे बेनिफिशरीज बैठे हैं, मुफाद कुनंदगान हैं जिनको रेवेन्यू जाता है, वरना ऐसे नहीं करने देते। हर मार्केट के अंदर जो है यूनियंस लाखों रुपए जनरेट कर रही है, और वो उन लाखों रुपए में टीएमएस वाले भी शराकतदार हैं, ऊपर एलडीए वालों को भी पैसा जाता है, जिसकी वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। कभी कभार कार्रवाई होती है महज आंखों में धूल झोंकने के लिए, और वो वक्ती कार्रवाई होती है। कोई भी बड़ा बंदा या मीडिया उसको हाईलाइट कर दे तो उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन अगले ही रोज वो तजावज़ात फिर लग जाती हैं। बिल्कुल सही, कोई फॉलो अप जो है वो उस तरह से नहीं रखा जाता। दूसरी जानिब थाना कल्चर की अगर हम बात करें तो बहुत बातें सुनते हैं कि थाना कल्चर तब्दील कर दिया जाएगा, और बड़ी तब्दीली आ रही है, चीज़ें बेहतर की जा रही हैं। बग़ैर तफ्तीश के आप खुद से सज़ाएं देने में यकीन रखते हैं। थाने में नौजवान पर तशद्दुद किया गया, एक खातून को मुबैना तौर पर छेड़ने पर बग़ैर तफ्तीश के उसकी थाने के अहाते में पिटाई करना शुरू कर दी। उसकी तस्वीर सिटी ने हासिल की। कल इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत 6 अफसरान को मुअत्तल, 6 एहलकारों को मुअत्तल किया गया। हाँ जी सिमर, थाना शफीकाबाद में जो है वो ये भी शायद उनकी मुअत्तली भी इस वजह से अमल में आई है कि सिटी 42 ने तस्वीरें हासिल कर ली और उन्हें हाईलाइट कर दिया। अनगिनत ऐसे वाक़यात हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं होते, या शहरी बेचारे थानों के जो कल्चर है थाने का उससे इतने खौफजदा होते हैं, वो बातें आगे पहुँचाते नहीं हैं, रिपोर्ट नहीं करते उसको, जिसकी वजह से उनकी सुनवाई नहीं हो पाती। ये कुछ बड़े गिने चुने थोड़े से वाक़यात हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं, या जिन्हें मीडिया मंजरेआम पे ले आता है, तो उसके बाद जो है वो मुअत्तलियाँ होती हैं। तो इस पे ये देखिएगा अगले ही चंद दिन के बाद ये दोबारा से रीइंस्टेट होंगे और फिर किसी थाने में एसएचओ होंगे, और शायद इनको उस तरह से सज़ा नहीं मिलती जो कि मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से पुलिस के हौसले जो हैं वो पस्त नहीं होते इन मामलात में, जो कि पुलिस को नहीं करना चाहिए। ये एक पुलिस का मनफी रुख है, तो इस पर सख्त सज़ा होनी चाहिए। जो भी पुलिस एहलकार या पुलिस अफसर किसी को ज़ाती इंतकाम का निशाना बनाए, या जानवरों की तरह जिस तरह मारते हैं, छोटे छोटे जराइम पे जो है वो उनकी जान लेने की कोशिश करते हैं, और बगैर तफ्तीश के। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि आपने इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया और आप जो है वो तशद्दुद करना शुरू कर दिया आपने। बिल्कुल, पूरी दुनिया में यही है कि आप जो है वो एक ख़ास तरीके से मुल्ज़मान से चीज़ें उगलवाते हैं,
और जब चीज़ें इस्टेब्लिश होती हैं उनकी कन्विक्शन के बाद उनको मुजरम के तौर पे ट्रीट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे तो एफआईआर के अंदराज के बाद या बाज़ दफ़ा एफआईआर दर्ज होने से पहले भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और चीज़ें जो है वो शुरू और उसके बाद जो है वो चुतरोल तो पुलिस का आपको पता है कि मशहूर है। मेरे ख्याल से ये माइंडसेट तब्दील करने की ज़रूरत है, तभी थाना कल्चर में जो है वो तब्दीली आएगी। बहुत शुक्रिया रिजवान, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, सेगमेंट्स की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम अपना सेगमेंट शामिल करेंगे जिसमें मैं आपको डिफरेंट ब्रांड्स की प्रमोशंस और सेल्स के हवाले से बताऊंगी बचत बाज़ार में। जी, बचत बाज़ार में सबसे पहले आपको बताएंगे वर्दर्स पर सेल लगी है जी। 70% तक आप अपना ऑफ इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रांड इंसिग्निया और इंसिग्निया पर 50% तक ऑफ मिलेगा। हाइपरस्टार अगर आप जा रहे हैं तो सनसिल्क शैम्पू है जी 200 ml, रिटेल प्राइस 195, प्रमोशनल प्राइस 165, 30 रुपीज़ आप बचा सकते हैं। वॉल्स कॉर्नेटो, रिटेल प्राइस 50, प्रमोशनल प्राइस 39, 11 रुपीज़ आप बचा सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसमें हमारे साथ हसन अली मौजूद होंगे सब्जी मंडी से। आज के भाव रुक करेंगे हसन अली का। हसन बताएगा कहां पर मौजूद हैं आप और सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं? मौजूद हूँ गुलबर्ग के इलाके मक्का कॉलोनी में और अगर सब्जियों और फलों की कीमतों की बात की जाए तो कीमतों में कोई कमी जो है वो नहीं देखी जा रही है। और अगर बात की जाए सरकारी निर्खनामे के हवाले से सबसे पहले तो सरकारी निर्खनामा जो है वो रोज़ाना की तरह अभी तक जो है वो इस इलाके में नहीं पहुँच सका, जिसकी वजह से सब्जियाँ और फल हैं वो मनमानी कीमतों पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अगर कीमतों की बात की जाए तो आलू 20 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, प्याज जो है वो 40 रुपये फ़रोख्त हो रहे हैं, टमाटर 40 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लहसन जो है उसकी कीमत में आज मज़ीद इजाफा देखा जा रहा है। लहसन 40 रुपये इजाफे के बाद 280 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक 150 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। पालक 20 रुपये में, जबकि बैंगन जो है वो 60 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। पालक जो है साग जो है वो 30 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। खीरा 40 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। मटर 50 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। नींबू 120 रुपये में, जबकि घिया कद्दू जो है वो 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। टिंडियाँ 60 रुपये में फ़रोख्त की जा रही हैं। अरवी 120 रुपये में, जबकि भिंडी जो है वो भी 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। करेले 160 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मूंगरे 80 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। फलियाँ 120 रुपये में, जबकि मेथी जो है 40 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। सब्ज़ मिर्च 80 रुपये में, जबकि शिमला मिर्च जो है वो 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। बंद गोभी 30 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि फूल गोभी भी 30 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। इस तरह से जो शलजम है वो 20 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। चुकंदर 60 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मूली 20 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है और गाजर जो है वो भी 20 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। जबकि फलों की अगर कीमतों की बात करें तो उसकी भी यही सूरत हाल है। शाम का सेब जो है वो 80 रुपये से लेकर और 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि जो मुकामी केला है अगर उसकी बात की जाए तो वो 80 रुपये फ़ी दर्जन, जबकि इंडिया और दीगर ममालिक से आने वाला केला जो है वो 150 रुपये से लेकर और 180 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। अमरूद जो है वो 80 से 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। खरबूजा जो अब आना शुरू हो गया है, सिंध का खरबूजा इस वक्त आ रहा है, वो 60 से 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। लाल अनार जो है वो 150 रुपये से लेकर और 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इस हवाले से जो शहरी हैं वो यही कहते नज़र आते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि वैसे इकदाम करें कि जिससे शहर भर में सब्जियाँ और फल जो हैं वो यकसा कीमत पर फ़रोख्त हो सकें, ताकि आम शहरियों को, आम सार्फिन को महंगाई के इस दौर में किसी हद तक जो है वो रिलीफ मिल सके। जी, ज़ैनत चौक पर अगर आप जा रहे हैं नाज़रीन तो बीफ जो है वो आपको मिलेगा 522 रुपये किलो में और मटन है 848 रुपये किलो में। बीफ कीमा 540 में और मटन कीमा जो है वो आपको मिलेगा 967 रुपये में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 117 रुपये किलो और उसका बना हुआ गोश्त 170 रुपये में। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो रिवर सोल 799 में, रेड स्नैपर 629 में,
और फ्रोजन पिंगासिस फिश फिंगर एंड बिस्किट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे 339 में। परचून से अंडे आपको मिलेंगे 77 रुपये दर्जन, थोक से 75 रुपये और गोरमे से 76 रुपये। और इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम बात करेंगे शहर लाहौर की मुख्तलिफ जगहों, मुख्तलिफ वाक़यात, मुख्तलिफ हिस्ट्री जो रिलेटेड होती है उन जगहों के हवाले से, उस पर बात करेंगे। शामिल करेंगे अपना सेगमेंट मेरा शहर लाहौर। जी, मेरा शहर लाहौर में आज का हमारा टॉपिक है जीपीओ की बिल्डिंग और जीपीओ से रिलेटेड हिस्ट्री। जीपीओ असल में है क्या, यहाँ क्या क्या होता था, कब से बनाया गया, किस तरह से पोस्ट का निज़ाम जो है वो यहाँ से चलाया जा रहा है, और इसके अलावा क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर आम लोगों के लिए, और हिस्ट्री में क्या अहमियत रखता है। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में जावेद इकबाल साहब, जो कि बहुत ही महारत के साथ, बड़ी बारीक बीनी के साथ हर चीज़, हर वाक़े को जो है वो बयान करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम अस्सलाम। राव साहब, जीपीओ है आज का हमारा टॉपिक, तो कहाँ से शुरू करें हम? हाँ, हम जीपीओ से ही शुरू करते हैं। जीपीओ मुखफ़फ़ है पाकिस्तान अपना जनरल पोस्ट ऑफिस का जी। और जीपीओ की अहमियत का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि जो मौजूदा हमारा निज़ाम है डाक का, वो अंग्रेज़ दौर में से राइज है, और वही निज़ाम हमारा यहाँ अब अभी तक चला आ रहा है। उससे पहले ज़राए जो थे वो मुख्तलिफ थे, हम उन पे भी बात करेंगे। तो पहले ये कि जीपीओ जब बना है तो उसकी अहमियत इस चीज़ से वाज़ेह है कि 1849 में अंग्रेज़ों ने लाहौर मतलब पंजाब को फ़तह किया और यहाँ मुकम्मल कंट्रोल हुआ उनका, और उसी साल जो इदारे बनाए गए उनमें से जीपीओ एक इदारा है। यानी अपनी हुकूमत के पहले ही साल उन्होंने महकमा डाक का जो निज़ाम है वो राइज किया। और जो और इसी जगह पर यही वाली बिल्डिंग नहीं, ये वाली बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन जगह ये थी। नहीं, जगह भी ये नहीं थी। ये बिल्डिंग बाद में उस पर भी हम आएंगे। इस चीज़ से मतलब हम देखते हैं कि इसकी अहमियत अंग्रेज़ों की नज़र में कितनी थी कि उन्होंने सबसे पहले उस वक्त भी कितनी मैटर करती थी। अच्छा, अब आ गई बात के पहले जीपीओ बना कहाँ पे। तो सबसे पहले जो, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त इन्होंने पंजाब पर पूरा कंट्रोल किया, और एक बात तो ये कि सबसे पहले जो डाक का निज़ाम शुरू किया इन्होंने वो पंजाब में वो लाहौर था। अच्छा। और लाहौर से वो ये निज़ाम शुरू हुआ, और उस वक्त बाकायदा कोई बिल्डिंग या इमारत तामीर नहीं की गई थी। फौरी तौर पे अनारकली छावनी के अंदर मुख्तलिफ बैरकें थी। अनारकली छावनी जो इस वक्त जो अनारकली बाज़ार, पुरानी अनारकली, यानी सिविल सेक्रेटेरिएट से लेके और ये सारा इलाका जो है ये सारा अनारकली छावनी का इलाका था। अच्छा। जिसमें अब कैथेड्रल स्कूल है और अपना पुरानी अनारकली का सारा इलाका, म्यूज़ियम है, एनसीए है, ये सारा इलाका भी उसी में आता है। जी, जीसीयू भी उसमें आता है। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी जो है पीयू, वो भी उसी में ही आती है जी, ओल्ड कैंपस सारा। अच्छा, तो ये सारा इलाका जो था ये नारकली छावनी का था। इस इलाके में मुख्तलिफ जो थी वो आर्मी की बारक्स थी, जिनमें के आर्मी के जवान रहते थे। तो इन बारकों में से एक बारक जो थी ये पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी जो है मौजूदा, इसके सामने थी। तो इब्तदाई तौर पर जो लाहौर जीपीओ है वो इस एक इमारत में मुंतकिल किया गया। अच्छा। और उस इमारत के साथ ही पोस्ट मास्टर जनरल की रिहाइशगाह, एक उस वक्त जिसको बंगला कहा जाता था, उनका बंगला भी बनाया गया। अच्छा, ठीक। तो ये जो पहली बिल्डिंग वहाँ मतलब शिफ्ट की गई। उसके बाद जो है वो 1867 में जो है वो इसी जगह पर एक बाकायदा इमारत बना के और उसमें जो है वो जीपीओ का निज़ाम चलता रहा। सही। उसके बाद फिर जब ये देखा गया कि डाक की अहमियत और डाक इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो फिर एक बाकायदा एक पूरी बिल्डिंग जो है उसकी ज़रूरत महसूस हुई। अच्छा। और उसका डिज़ाइन जैसे हमने सर गंगाराम के हवाले से जब बात की थी तो सर गंगाराम ने डिज़ाइन किया।
और इस चीज़ को मद्देनज़र रखा गया कि जिस तरह से हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स या कोई ऐसी जिसमें एम्बुलेंस या आने जाने की आमदोरफ्त की सहूलत हो, इसी तरह से उस वक्त का जो रेलवे स्टेशन था लाहौर का, क्योंकि डाक का निज़ाम जो था वो तेज़ रफ्तारी के लिए ज़रूरी था कि रेल के ज़रिए भेजा जाए, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखा गया कि रेलवे स्टेशन जो है लाहौर का वो मतलब करीब पड़े, तो माल पे जो है ये जितना बचाया जा सके वो बचे। तो इस लिहाज से आप देखें कि जो नाबा रोड और माल का जो संगम है जो आगे मैक्लोड रोड को निकलता है और मैक्लोड रोड सीधा रेलवे स्टेशन को जाता है, तो यानी सीधा रेलवे स्टेशन से जीपीओ ऐसा एक पॉइंट था कि जिसमें कोई मोड़ और इस तरह के मसाइल नहीं थे, इस वजह से इस जगह का इंतखाब किया गया। अच्छा। और इस जगह पे एक बिल्डिंग बनाई गई। बिल्डिंग 1902 में जो है वो तामीर हुई और यहाँ जनरल पोस्ट ऑफिस आया। ठीक। अच्छा, उससे पहले जब यहाँ पर अभी ये बिल्डिंग नहीं बनी थी और इससे कबल जब शुरू किया गया था, शुरू में डाक का निज़ाम कैसा होता था, मतलब उस वक्त किस तरह से कम्युनिकेट किया जाता? हाँ, शुरू में जो अंग्रेज़ दौर में डाक का निज़ाम था उस वक्त ये था कि ज़राए आमदोरफ्त इतने नहीं थे, सड़कें जो थी वो पुख्ता और पूरी तरह से नहीं बनी थी हर इलाके में, तो उस वक्त बैलगाड़ियों के ज़रिए या बाद में फिर घोड़ा गाड़ी भी मुतारफ़ करवाई गई, तो बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ियों के ज़रिए एक शहर से दूसरे शहर तक जो है वो डाक पहुंचाई जाती थी। लेकिन रेलवे के निज़ाम के बाद, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही रेलवे का जो है वो 1862 में ट्रेन जो है वो लाहौर से चल गई थी, तो उस वक्त जो है फिर ट्रेन की एक बोगी जो है डाक गाड़ी मतलब एक वो मुस्तकिल तौर पे उस वक्त से ही लग गई थी साथ। और अब तक एक डब्बा डाक का रेलवे में अब भी ट्रेन के साथ चलता है, जिसमें सारी डाक जो है वो उसमें अब तक वो चलता है और डाक का मुलाजिम जो है उस डब्बे में बैठता है। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब हमें टिकट नहीं मिलती रेल की तो फिर उस डब्बे में जो है वो पुलिस से मिलके रिक्वेस्ट करके तो उसमें बिठा दिया जाता है। तो वो डाक का जो डब्बा अब तक जो है वो चल रहा है, सेपरेट रखा गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, जीपीओ की हम बात कर रहे हैं, तो जो निज़ाम उस वक्त उससे कबल, मतलब फॉर एग्जांपल ये तो आप बता रहे हैं ना कि अंग्रेज़ों के दौर का, उससे कबल कम्युनिकेशन किस तरह हुआ करती थी जब मुगल बादशाह हुआ? उससे पहले मुगल दौर में या उससे पहले जो थे वो हरकारे होते थे, हरकारे पैगाम रसा होते थे और उनका तरीक़ाकार ये होता था कि उस वक़्त एक बंदा मतलब बहुत दूर तक नहीं जा सकता था, मुख्तलिफ जो थे वो पॉइंट बना दिए गए हुए थे कि जिस तरह से आज का हम 2 मील मतलब उस वक़्त कोस या मील कोस चलते थे कि एक कोस के बाद फिर मील आया, मील के बाद अब किलोमीटर का निज़ाम मतलब चल रहा है, इस वक्त राइज हो गया। तो उस वक्त कोस के हिसाब से 2 कोस का फासला ये समझ लें कि तकरीबन मौजूदा दौर की 2-2.5 किलोमीटर का जो फासला है वो एक कोस बनता है। तो कोस के फासले पे हरकारे चलते थे, घोड़ों पे तेज़ रफ्तार घोड़े होते थे, स्पेशल उनको तरबियत दी जाती थी, वो जल्दी से जल्दी वो पैगाम लेके और अगले पॉइंट तक पहुंचते थे। उस पॉइंट पे एक घोड़ा जो है वो हरकारा तैयार बैठा होता था, वो यूँ ही वो पैगाम वहाँ तक पहुँचता था, वो डाक या वो जितनी भी उस वक़्त की जो चीज़ें होती थी निज़ाम था, तो वहाँ से फिर वो दौड़ लगाता था और वो बड़ी रफ्तार से वो अगले पॉइंट तक पहुँचता था। इसी तरह से वो एक कोस के फासले पे जो है वो उनकी, ताकि उनकी स्पीड में कमी भी ना वाक़या हो और वो जल्दी से जल्दी इस तरह से अगला उससे आगे उससे आगे उससे आगे इस तरह से करके चेन बनी होती थी। और वो लाहौर से दिल्ली, अमृतसर और पेशावर पूरा मतलब मुल्तान, इस तरह के तमाम शहरों में, फ़िरोज़पुर, इस तरह से वो मुख्तलिफ जो रूट थे उन पे वो दौड़ते थे और बहुत कम टाइम में वो अपना पैगाम लेके वहाँ तक पहुँच जाते थे। बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पर जब अंग्रेज़ों ने जीपीओ बनाया, एक पूरा पोस्ट का निज़ाम जो है वो बनाया, इससे पहले अंग्रेज़ों ने इस पूरे बड़े सगीर में कहीं पर वो निज़ाम बनाया था या लाहौर में? सबसे पहले जो है ये निज़ाम लाहौर में आया और जनरल पोस्ट ऑफिस के बाद ये महसूस किया गया कि जो ज़रूरत थी डाक की वो पूरी नहीं हो रही, तो फिर लाहौर रेलवे स्टेशन पे एक अलग डाक खाना जो है वो बनाया गया। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। जीपीओ की हम बात कर रहे हैं और डाक के निज़ाम की कि लाहौर में डाक का निज़ाम कब से राइज हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या है। राव साहब, हम बात कर रहे थे बादशाहों के ज़माने की, मुगलों के ज़माने की। उस वक्त अगर कोई ख़ास पैगाम भेजना होता था, मतलब जैसे अभी भी कुछ एक सीक्रेट पैगाम होता है ना, तो उसके डिफरेंट तरीक़ेकार हैं, उस वक्त उसका क्या तरीक़ेकार हुआ? हाँ, उसका तरीक़ाकार ये नहीं होता था जो हमने पहले बात की कि एक हरकारा गया और एक कोस के फासले पे उसने अगले को दिया और वहाँ जो डाक थी वो वापस आ गई। उसमें इस तरह से नहीं होता था। एक तो ये कि उसमें
जो कासद पैगाम जा रहा है वो ऐसे ही नहीं कोई पैगाम लेके जा रहा। मिसाल के तौर पे कि एक जगह पे बगावत हो गई है या बादशाह ने कोई उस अगले शहर में ये पैगाम भेजना है कि आप उस बगावत पे काबू पाएं या उनको आप जो भी मतलब शहर में दाखिल होने दें या ना दें या इनका मुकाबला करें, तो उसमें एक ख़ास निशानी भेजी जाती थी। ये नहीं कि दुश्मन की तरफ से कोई और मतलब पैगाम ले जाए और वो जाके ये पैगाम दे दे कि आप दरवाजे किले के खोल दें और वो फौज जो है वो किले में दाखिल हो जाए। तो उसके लिए ये ज़रूरी होता था कि एक ख़ास निशानी, जिस निशानी से वो उस किले के या वो लोग वाकिफ़ हों। उसमें क्या होता था कि कोई अंगूठी होती थी या कोई ऐसा मोती होता था जो कि शाही किस्म का, हाँ, जो निशान या मोहर होती थी, या कोई ऐसी कोई चीज़ होती थी जो वो लेके और वो जाता था और वो चीज़ दिखा के फिर उन्हें ये एतबार होता था कि ये जो कासद आया है या पहुंचा है, हाँ, ये वाकई ओरिजिनल है। उसमें भी उनके जो जासूस या ये लोग होते थे मुख्तलिफ इलाकों में फैले होते थे, वो फिर आगे वहाँ तक पहुँचाता था और वो आगे इस तरह से वो भी एक चैन का सिलसिला चलता था। अच्छा। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी था कि वो कोई निशानी दिखा के, और फिर वो एक और बात होती थी कि कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो को खुशी की खबर या कोई ऐसी चीज़, मिसाल के तौर पे बादशाह के यहाँ कोई औलाद हुई है या कोई ऐसी खुशी की और ख़बर है, हाँ, तो उसमें ये होता था कि उस बंदे को वो पैगाम दिया जाता था जो उनका बड़ा खिदमत गुजार और बड़ा उनके साथ रिलेशन होता था। वो बंदा पैगाम लेके और जाता, जो पहला पैगाम सुनाता था उसको बहुत कुछ मिल जाता था। उसको कोई पूरी एक जो है ना उसकी पूरी ज़िंदगी का असासा उसको दे दिया जाता था। कोई भी चीज़ उसके नाम कर दी जाती थी। अच्छा। उसको मतलब कोई जवाहरात और इस तरह से कुछ ना कुछ, जितनी वो बड़ी खुशखबरी दे रहा है, हाँ, और वो बताता नहीं था किसी को। वो कहता था कि जहाँ बादशाह या कोई वो है मुझे खुद मिलवाया जाए, कोई ऐसी खबर है जो मैं खुद सुनाऊंगा। तो कुछ ऐसे थे कि किसी की सज़ा माफ़ करवा लेते थे और बड़े बड़े इस तरह के मामला भी होते थे। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी की जो बिल्डिंग है, जैसे हम अपनी तारीखी बिल्डिंग्स की बात करते हैं और आप मुसलसल हमें गाइड भी करते हैं, तो हर चीज़ में एक मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम जब हमने बात की थी म्यूज़ियम की, इसके अलावा हमने बात की थी लाहौर हाई कोर्ट की, और उसमें आपने बताया था कि चारों मज़हब की डिफरेंट सेक्शंस जो हैं वो रखे गए हैं। जीपीओ में ऐसी कोई ख़ास बात है जो बाकी बिल्डिंग्स में नहीं है? हाँ, जीपीओ में जो सबसे दूसरी इमारत से मुख्तलिफ जो चीज़ है वो इसका एक क्लॉक टावर है, जो कि और किसी सरकारी बिल्डिंग में इतना बड़ा और इतना खूबसूरत क्लॉक टावर हमें नज़र नहीं आता। और ये बिल्डिंग एक तरफ से तो नाबा रोड पे इसका एक हिस्सा है, दूसरा जो है वो माल पे है, और सेंटर में जो है वो एन मकलोड रोड के सामने जो कॉर्नर बनता है उसमें ये क्लॉक टावर है, नहायत खूबसूरत। और इसके अंदर जो सीढ़ी है वो अब तक ओरिजिनल है, और लकड़ी की, और एक नहायत खूबसूरत और अला किस्म की लकड़ी उसमें 1800 ये कब बना? 1902 में बना। 1902 में बना हुआ अब तक, यानी कि एक सदी से ज़्यादा का अर्सा गुजर गया। लकड़ी की सीढ़ी लकड़ी की बेहतरीन सीढ़ी अभी तक वहाँ मौजूद है। और उसके अलावा एक तो क्लॉक टावर हो गया। क्लॉक टावर कॉर्नर में इसलिए भी है कि चारों तरफ से उस वक्त घड़ी का निज़ाम जो था वो इतना मुतारफ़ नहीं हुआ था, आम लोगों के पास घड़ी नहीं होती थी, तो इस टावर से दूर से चारों तरफ से घड़ी जो है उससे टाइम वक्त नज़र आ जाता था। और दूसरी एक और इसमें है कि इसमें क्लॉक टावर के नीचे एक 1890 की एक घंटी जो है वो जो लाहौर रेलवे वर्कशॉप से बनी हुई है, उस पे उसका सन भी मेंशन है 1880 में जो बनी थी, वो भी उसमें अब तक जो है वो नस्ब है। और उसका ये होता था कि वक्फे के लिए या जो ब्रेक या कोई इस तरह से मामला या कोई हंगामी सूरत हाल हो, तो वो घंटी जिस तरह स्कूलों में बजती थी, नहीं घंटे के बाद तो घंटा बजता ही था, लेकिन वो ब्रेक या कोई इस मकसद के लिए जो है वो घंटी, और वो अब तक वो घंटी वहाँ मौजूद है। और एक और बात के उस घंटी के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो महकमा डाक से रिलेटेड थी, लाहौर जीपीओ से रिलेटेड थी, वो चीज़ें महकमे ने महफूज करके और वहाँ रखी हुई हैं। और एक बात और कि उस वक्त महकमा डाक जो था वो महकमा टेलीग्राफ होता था, टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के तहत जो था उनका ये एक शोबा था डाक का निज़ाम, जो बाद में महकमा टेलीग्राफ खत्म हो गया। टेलीग्राफ में तो जैसे आजकल का मॉडर्न दौर में फैक्स भेजा जाता है, हाँ, इस तरह से हुआ। हाँ, यानी जो टेलीफोन का निज़ाम जो था ना, टेलीग्राम और डाक का निज़ाम, ये दोनों एक ही थे। अच्छा। बाद में जो है फिर ये दोनों अलग हो गए, और जो हम TNT बना टेलीफोन का महकमा जो है, अब बाद में PTCL का नाम दिया गया, तो ये फिर अलग एक शोबा बना के, और इसकी इमारत लाहौर GPO के सामने ही बनी, और वहीं अब वो बिल्डिंग है। तो शुरू में ये दोनों महकमे
जो थे वो एक थे। अच्छा, शुरू में मुझे याद है हम मतलब अभी तो हम तो बहुत पहले की भी बात करेंगे, लेकिन मैं भी अपने बचपन की बात करूं, जब एक ख़त पोस्ट करना होता था तो एक स्क्वायर, लंबा स्क्वायर, मुस्ततील टाइप का एक वो एनवलप होता था, उसके अंदर बहुत से टिकट्स लगानी पड़ती थी आपको मुख्तलिफ। अब वो सिस्टम चेंज हो गया है आई थिंक। हाँ, अब चेंज हो गया है, बल्कि अब इन्वेलप की स्टैम्प जो है वो प्रिंटेड है, लेकिन इसके बावजूद भी स्टैम्प अलग से भी चलती हैं। मैं आपको ये बताऊं कि अब तो खैर ये प्राइवेट कंपनियां आ गई हैं इतनी, उससे पहले जब ये डाक टिकट आती थी तो मैंने खुद ये किया है कि मेरे मतलब जो इन्वेलप पे जो टिकट होती थी उसको हम थोड़ा सा गीला करके और उसको तो उसी टिकट को हम लगा के और वापस भेज देते और खत पहुंच जाता होता था, रिसाइकिल कर लेते थे। अच्छा, यानी कि चलता था, मतलब इस तरह की चीजें भी चला ली जाती लेकिन लाहौर जीपीओ जो है उसमें इस वक्त अगर हम देखें तो इन्होंने एक छोटा सा म्यूजियम भी बनाया हुआ है जिसमें वो सारी चीजें जी पुरानी टिकटें भी वहाँ मौजूद हैं। जब पाकिस्तान बना है तो उस वक्त इब्तदाई तौर पे 4 टिकटें महकमे ने जारी की थी 15 अगस्त 1947 को तो के डेट से। तो वो टिकटें, उसके बाद जितनी भी टिकटें छपी उसके अलावा लाहौर जीपीओ में वो सारी टिकटें भी मौजूद हैं जो मुख्तलिफ मशाहिर जिन्होंने तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिया, वो सारी टिकटें हैं वहाँ डाक। अच्छा, चले ये म्यूजियम का हिंट आपने दे दिया नाज़न, आप ये म्यूजियम देखने ज़रूर जाएगा, वहाँ पर आपको एक हिस्ट्री मिलेगी जीपीओ की। राव साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़न आपसे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।